मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वो नायक जो आखिरी लम्हे तक देश के बंटवारे को रोकने की कोशिश करता रहा। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। मैं उस अभाज्य एकता का हिस्सा हूँ जो भारत की नागरिकता है। मेरे बिना ये शानदार ढांचा अधूरा है। भारत के निर्माण के लिए मैं आवश्यक तत्व हूँ और मैं अपना ये दावा कभी नहीं छोड़ सकता। ये शब्द है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के, लेकिन उन्होंने भारत के पूरे मुसलमान की नुमाइंदगी करते हुए उनकी ओर से ये शब्द कहे थे। मौलाना आजाद की ओर से देश का बंटवारा चाहने वाले अलगाववादियों के लिए ये करारा जवाब था, जो ये कह रहे थे कि भारत में रुकने वाले मुसलमान इस देश के दोयम दर्जे के नागरिक बन जाएंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के स्वतंत्रता संग्राम के एकमात्र ऐसे नायक हैं जो अंतिम लम्हे तक बंटवारे का विरोध करते रहे। आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के बारे में ही बताएंगे। देश की एकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने कितनी कोशिशें की और आजादी के बाद उन्होंने कैसे भारत के एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में हुआ था। इनका पूरा नाम सैयद अब्दुल कलाम गुलाम मोहुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी था, लेकिन आमतौर पर इन्हें मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर इनके कलमी नाम मौलाना आजाद के रूप में जाना जाता है। मौलाना आजाद का खानदान अफगानी मूल का था। इनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन एक इस्लामिक स्कॉलर थे और दिल्ली में रहा करते थे, लेकिन 1857 के विद्रोह के दौरान मोहम्मद खैरुद्दीन दिल्ली छोड़कर मक्का चले गए। वहाँ उन्होंने कई किताबें लिखी और मशहूर इस्लामिक स्कॉलर बने। मौलाना आजाद की मां शेखा आलिया बिन्त मोहम्मद भी मदीना के मशहूर इस्लामिक स्कॉलर की बेटी थी। मौलाना आजाद जब सिर्फ 2 साल के थे तभी इनका परिवार मक्का छोड़कर कोलकाता में आकर रहने लगा। मौलाना आजाद के माता पिता दोनों ही काफी ज्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए घर में ही इन्हें बचपन से पढ़ाई का माहौल मिला। शुरुआती पढ़ाई उनके घर पर ही हुई। अरबी लैंग्वेज सीखने के बाद उन्होंने हिंदुस्तानी, फारसी, बंगाली और इंग्लिश लैंग्वेज भी सीखी। उन्होंने अपने पिता से धर्म की शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद मैथ्स, साइंस, इतिहास और फिलोसफी जैसे विषयों की भी पढ़ाई उन्होंने की। मौलाना आजाद बचपन से पढ़ने में काफी तेज थे। सिर्फ 11 साल की उम्र से ही उन्होंने पोएटिकल जर्नल नेरंग ए आलाम पब्लिश करना शुरू कर दिया था। उस दौर में जिस स्तर की पढ़ाई 25 साल की उम्र तक जाकर पूरी होती थी, मौलाना आजाद ने वो पढ़ाई सिर्फ 16 साल की उम्र में ही पूरी कर ली थी। 1908 में 20 साल की उम्र में मौलाना आजाद इजिप्ट, सीरिया, टर्की और फ्रांस की यात्रा पर गए, जहां उन्होंने कई क्रांतिकारी से मुलाकात की। इन क्रांतिकारियों से मुलाकात के बाद ही उनके अंदर भी क्रांति की भावनाएं पैदा होने लगी और क्रांति की ये ज्वाला लेकर वो भारत लौट आए। भारत लौटने के बाद उन्होंने कलम को अपना हथियार बनाया और अपने लेखन से ब्रिटिश हुकूमत पर हमलावर होने लगे। ब्रिटिश हुकूमत की आलोचना करने के साथ ही शुरुआत से ही वो धर्म की राजनीति करने वालों के खिलाफ भी थे। वो धर्म की राजनीति करने वाले मुस्लिम राजनेताओं की भी आलोचना किया करते थे। मौलाना आजाद का कहना था कि ये लोग देश के सभी धर्म के लोगों के मुद्दों को तरजीह देने के बजाय सिर्फ अपने धर्म की ही बातें करते रहते हैं। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा किया था, तब उन्होंने इसका भी विरोध किया था, क्योंकि ये बंटवारा धर्म के आधार पर किया जा रहा था। मौलाना आजाद को किसी भी कीमत पर देश के सांप्रदायिक अलगाववाद स्वीकार नहीं था। बंगाल के बंटवारे के बाद मौलाना आजाद क्रांतिकारी गतिविधियों में और ज्यादा मुखर हो गए। उन्होंने औरबिंदो घोष और श्याम सुंदर चक्रवर्ती जैसे क्रांतिकारियों से मुलाकात की और फिर बंगाल, बिहार और बॉम्बे की यात्रा करके उन्होंने क्रांतिकारियों की कई मीटिंग भी करवाई। अंग्रेजों के खिलाफ छुपकर काम करने के बजाय मौलाना आजाद ने सामने आकर अंग्रेजों का विरोध करने का फैसला किया। 1912 में उन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र अल हिलाल की शुरुआत की। इस साप्ताहिक समाचार पत्र के जरिए मौलाना आजाद अंग्रेज हुकूमत की नीतियों का खुलकर विरोध किया करते थे। इसके अलावा देश के युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए भी इसमें लेख लिखे जाते थे। इस समाचार पत्र के जरिए मौलाना आजाद देश भर के क्रांतिकारियों की आवाज आम लोगों तक पहुंचाने लगे। अंग्रेजों के शासन के दौरान आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, मौलाना आजाद ने इसके बारे में भी अपने समाचार पत्र में छापना शुरू किया, ताकि अंग्रेजों के जुल्म सितम की खबर पूरे देश को मिल सके। अल हिलाल समाचार पत्र 2 सालों तक चलता रहा, लेकिन फिर अंग्रेजों को इससे खतरा पैदा होने लगा। 1914 में अंग्रेजी सरकार ने प्रेस एक्ट लागू करके अल हिलाल का प्रकाशन बंद करवा दिया। अल हिलाल बंद होने के बाद मौलाना आजाद ने इसी के जैसे एक दूसरा समाचार पत्र अल बलाग नाम की पत्रिका निकाली, जो अल हिलाल की तरह ही क्रांतिकारियों को जगाने का काम किया करती थी। लोग अब धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो रहे थे। अंग्रेजों ने इन अखबारों को अपने शासन के लिए खतरा माना, जिसके बाद अल बलाग को भी बंद करवा दिया गया और मौलाना आजाद को गिरफ्तार करके रांची जेल में कैद कर दिया गया, जहां वो 1 जनवरी 1920 तक बंद रहे। 1920 में जब मौलाना आजाद जेल से बाहर निकले, तब देश के नागरिकों में अंग्रेजों के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रोश पैदा हो चुका था। देश की जनता स्वतंत्रता और अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने लगी थी। अपने समाचार पत्रों के जरिए उन्होंने जो ज्वाला जगाने की कोशिश की थी, उसकी रोशनी अब उन्हें देश के नागरिकों में दिख रही थी। बाकी लोगों के साथ मौलाना आजाद भी इस संघर्ष में शामिल हो गए। मौलाना आजाद गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित थे, इसलिए जेल से बाहर आने के बाद वो गांधी जी के साथ मिलकर ही काम करने लगे। गांधी जी ने जब खिलाफत आंदोलन शुरू किया, तब मौलाना आजाद ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर उनका साथ दिया। देश में अंग्रेजी हुकूमत को कमजोर करने के लिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। मौलाना आजाद भी इस आंदोलन में गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। वो गांधी जी के अहिंसा के विचारों और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते रहे। कुछ समय बाद मौलाना आजाद ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली और वो
वो ऑल इंडिया खिलाफत कमिटीज के अध्यक्ष बन गए। स्वतंत्रता संग्राम में उनका संघर्ष जारी था। इस बीच एक बार फिर उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इस बीच मौलाना आजाद ने खिलाफत लीडर्स के साथ मिलकर दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की, जिसकी गिनती आज के समय में देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में की जाती है। 1923 में सिर्फ 35 साल की उम्र में मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उन्होंने स्वराजी और खिलाफत के नेताओं को कांग्रेस के एक झंडे के तले लाने की कोशिश की। गांधी जी के विचारों और स्वतंत्रता संग्राम के लिए युवाओं को प्रेरित करने के लिए मौलाना आजाद ने पूरे देश की यात्रा की। मौलाना आजाद शुरू से धर्म की राजनीति के खिलाफ थे। वहीं मुस्लिम लीग के नेता सिर्फ धर्म की ही राजनीति कर रहे थे। धर्म की राजनीति रोकने के लिए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दी गई सांप्रदायिक बातों का भी विरोध किया और धर्मनिरपेक्ष देश की बात की। 1930 में गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए नतमस्तक सत्याग्रह में भी मौलाना आजाद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वतंत्रता संग्राम में मौलाना आजाद की सक्रियता से तंग आकर अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार करना शुरू किया। 1930 से 1934 के बीच मौलाना आजाद ज्यादातर समय अंग्रेजों में कैद में ही रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में चुनाव करवाया था। कांग्रेस नेता के रूप में मौलाना आजाद ने इस चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए काफी काम किया। इधर मौलाना आजाद देश में हिंदू मुस्लिम नेता की बात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे। मौलाना आजाद ने मोहम्मद अली जिन्ना से इस मांग का विरोध किया और उन्होंने कांग्रेस मंत्रालय से भी वैसे नेताओं के इस्तीफा की मांग की जो कि धर्म के आधार पर देश का बंटवारा चाह रहे थे। 1940 में मौलाना आजाद को फिर से कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में चुना गया। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने जिन्ना के टू नेशन थ्योरी का विरोध करते हुए ऐतिहासिक भाषण दिया। उनके भाषण के कुछ अंश इस प्रकार थे: भारत में इस्लाम को आए हुए लगभग 11 सदी बीत चुके हैं। अगर कुछ हजारों सालों से हिंदू यहाँ के लोगों का धर्म रहा है, तो अब पिछले 1000 साल से इस्लाम भी यहाँ के लोगों का धर्म है। जितने गर्व से एक हिंदू अपने आप को भारतीय कह सकते हैं, उतनी गर्व से एक मुसलमान भी अपने आप को भारतीय कह सकता है। मौलाना आजाद ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी पूरे देश में कई सारी रैली का आयोजन किया और अंग्रेजों के खिलाफ अपने संघर्ष को और तेज करने के लिए युवाओं से आह्वान किया। 1942 में अंग्रेजों ने मौलाना आजाद समेत कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया। लगभग 4 सालों तक ये सभी नजरबंद रहे। मौलाना आजाद के नजरबंद होने के बाद मोहम्मद अली जिन्ना के इरादे कामयाब हो गए और देश का बंटवारा हो गया। 1946 में सभी राजनीतिक बंदी को रिहा कर दिया गया, जिसमें मौलाना आजाद भी रिहा हो गए। रिहाई के बाद वो जिन्ना के टू नेशन थ्योरी का पुरजोर विरोध करते रहे, लेकिन उनके विरोध का कुछ असर नहीं हुआ और अंततः हिंदुस्तान के 2 टुकड़े हो गए। आजादी के बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए। उन्होंने दंगा प्रभावित आसाम, बंगाल और बिहार की यात्रा की और वहां के मुसलमानों से उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी का वादा किया। उन्होंने दिल्ली में भी एक जलसे का आयोजन करके मुसलमान से ये वादा किया कि उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, वो बिना डरे हिंदुस्तान में रहें। आजादी के बाद मौलाना आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बने। शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जैसे कई महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने 14 साल से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य की। 22 फरवरी 1958 को 69 साल की उम्र में मौलाना आजाद इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहकर चले गए, लेकिन जाने से पहले वो इस देश को इतना कुछ दे गए हैं कि ये देश उनके हमेशा ऋणी रहेगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।